तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई एक तमिल हॉरर मूवी जिसका नाम है ब्लैक। और आज की वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है लेकिन उतनी ही इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत 1964 में होती है, जहां हम एक कार में ललिता नाम की लड़की और उसके बॉयफ्रेंड गणेश को देखते हैं। असल में ये दोनों अपने घर से भाग कर आए थे क्योंकि इनके घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। मदद के लिए दोनों अपने ओल्ड फ्रेंड मनोहर के पास आए थे और वही उन्हें भगाकर अपने साथ ले जा रहा था। अब कॉलेज के टाइम में मनोहर का भी ललिता पर क्रश था। उसे लगता था कि ललिता भी उसे पसंद करती है, लेकिन एक्चुअल में ललिता उसे बस अपना फ्रेंड मानती थी। उसे पता था कि मनोहर उसके लिए फीलिंग रखता है, लेकिन ललिता ने इस बारे में कभी उससे बात नहीं की और उसका गणेश के साथ सीक्रेटली अफेयर चल रहा था। कॉलेज में किसी को भी गणेश और ललिता के सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता था। काफ़ी टाइम बाद इसका खुलासा हुआ था। मनोहर को जब इसका पता लगा तो उसे बहुत खराब लगा था। एक तरह से तो इस बेचारे का कट ही गया था। खैर, जैसे तैसे इसने सब कुछ भुलाकर खुद को संभाला था। यहाँ मनोहर इनसे कहता है कि ऐसे घर वालों को नाराज़ करके शादी करना ठीक नहीं है। तुम कहो तो मैं उनसे बात करके मनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन गणेश कहता है कि इन सब के लिए हमारे पास अब टाइम नहीं है और ललिता प्रेग्नेंट है। और ये जानकर मनोहर को बहुत खराब लगता है। फिर वो कुछ नहीं बोलता और चुपचाप ड्राइव करने लगता है। खैर, रास्ते में एक चौराहे से गुजरते वक्त ललिता एक आदमी को देखती है। वो कार्ट में एक एंजल का स्टैचू लेकर जा रहा था, लेकिन उसका कार्ट टूट गया था और स्टैचू जमीन पर पड़ा था। खैर, इधर मनोहर उन्हें अपने घर ले आता है और अपने बेडरूम में ही उन्हें सोने के लिए बोलकर बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर आकर वो ड्रिंक करने लगता है और वही सब सोचने लगता है कि वो ललिता को नहीं पा सका और यह उसका सबसे बड़ा फेलियर है। ये बात उसे बर्दाश्त नहीं होती। उसे उन दोनों पर बहुत गुस्सा आता, इतना कि वो उन्हें मारने के बारे में सोच रहा था। फिर बाहर जाकर वो अपनी कार से एक गन निकालता है कि तभी अचानक से वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है। घर के लाइटें फ्लिकर करने लगती हैं और स्ट्रीट लाइट्स का भी यही हाल था। मनोहर जब बाहर निकल कर देखता है तो अचानक से एक स्ट्रीट लाइट फूट जाती है, जहाँ के एरिया में घंघोर अंधेरा छा जाता है, बिल्कुल पिच ब्लैक। चांद की रोशनी तक उस एरिया पर नहीं पड़ रही थी और इस एरिया से एक डिस्टर्बिंग सा साउंड आ रहा था, कुछ इस तरह का। मनोहर उस आवाज का पीछा करते हुए उस डार्क एरिया में चला जाता है कि तभी अचानक उसे अपने घर की तरफ से 2 गन शॉट की आवाज़ सुनाई देती है। वो वापस अपने घर की तरफ भागता है तो क्या देखता है कि ललिता और गणेश को किसी ने पहले ही गोली मार दिया था। ललिता के तो माथे पर गोली लगी थी और वो मर चुकी थी, लेकिन गणेश में थोड़ी जान बाकी थी। मनोहर उससे पूछता है कि ये सब किसने किया, जिस पर गणेश उसे कुछ बताकर अपने प्राण त्याग देता है। अब उसने क्या बताया था हम व्यूअर्स इसे नहीं सुन पाते, लेकिन गणेश की आखिरी शब्द सुनकर मनोहर शॉक में पड़ जाता है। अब कहानी शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर अरण्या नाम की लड़की पुलिस को कॉल करके बताती है कि हम लोग एक मुसीबत में फंस चुके हैं, हमें मदद चाहिए। ऑफिसर पूछता है कि आप कहाँ से बोल रही हैं, तो अरण्या बताती है कि उपला पक्कम से। ऑफिसर पूछता है कि उपला पक्कम में कहाँ से, लेकिन इतने में ही कॉल कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम अरण्या के हस्बैंड वसंत को देखते हैं। पुलिस उसे पकड़कर थाने लेकर आई थी और उससे अरण्या के बारे में सवाल कर रही थी, लेकिन वसंत का कहना है कि वो तो खुद अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है। वो कहता है कि सर, हमारे साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा है जिसे मैं आपको समझा नहीं सकता। अब इन सब बातों से तो ऑफिसर को लगता है कि वसंत ने ही अपनी पत्नी को गायब किया है और पकड़े जाने पर इधर उधर की बातें बना रहा है। वो उसे सस्पेक्ट मानकर थाने पर ही रोक कर रखता है और अरण्या को ढूंढने के लिए जाने लगता है। लेकिन वसंत को पता था कि पुलिस वाले अरण्या को ढूंढ नहीं पाएंगे। वो मन में कहता है कि अरण्या मेरी गलती की वजह से गायब हुई है और अब मैं ही उसे वापस ढूंढ कर लाऊंगा। और वो पुलिस वालों पर अटैक करके वहां से भाग जाता है। और अब हमें 48 घंटे पहले की कहानी दिखाई जाती है कि असल में इनके साथ हुआ क्या था। तो यहाँ पर हम दोनों को एक क्लब में देखते हैं, जहाँ इनके साथ अपना एक ग्रुप भी मौजूद था। एक तरफ अरण्या अपने दोस्तों के साथ चिल मार रही थी, जहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रभा भी मौजूद थी, तो दूसरी तरफ वसंत भी अपने बेस्ट फ्रेंड सुरेश और बाकी दोस्तों के साथ होता है। अब वहाँ एक बदमाश टाइप लड़का होता है जो डांस के बहाने लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा था। वसंत इस बात को नोटिस करता है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देता है। अब इसके बाद हम वसंत को अकेले में एक प्राइवेट रूम में देखते हैं। तभी उसी वक्त प्रभा वहाँ पर आती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। हम व्यूअर्स को नहीं दिखाया जाता कि अंदर क्या हुआ है। फिर उसके बाद जब दोनों बाहर आते हैं तो वसंत तो पहले की तरह नॉर्मल दिखाई दे रहा था, लेकिन प्रभा काफ़ी खोई खोई और परेशान सी दिखाई दे रही थी। तभी इसी दौरान वही बदमाश लड़का प्रभा से टकरा जाता है, जिस वजह से अरण्या को भी टक्कर लग जाती है
और उसकी ड्रेस पर ड्रिंक गिर जाती है। वो लड़का उससे कहता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया और सॉरी बोलकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन वसंत ने भी ये देख लिया था और इस बार वो इसे इग्नोर नहीं करता। उसे उस लड़के पर बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा जाकर उस लड़के को पीट देता है, जिससे सारा माहौल खराब हो जाता है और उन्हें क्लब से बाहर निकाल दिया जाता है। रास्ते में अरण्या वसंत पर ही गुस्सा करती है कि सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तुमने झगड़ा करके सबका मूड खराब कर दिया। जब भी तुम ड्रिंक करते हो कुछ उल्टा सीधा कर ही देते हो। वसंत कहता है कि मैंने झगड़ा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं ड्रंक हूँ। वो लड़का इसी लायक था, वो लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा था, इसलिए मैंने उसे मारा। अरण्या कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तभी इतने में कोई बाहर से उन पर अटैक करता है और ये वही लड़का था। वसंत बाहर निकलकर उसे देखने जाता है, लेकिन तब तक वो बाइक से दूर निकल गया था और जाते जाते वो वसंत को धमकी भी देता है कि तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। अब इस घटना के बाद दोनों थोड़े डिस्टर्ब से हो जाते हैं, तो माहौल ठीक करने के लिए दोनों साथ में अपने बीच हाउस पर एक वेकेशन प्लान करते हैं। बीच हाउस को लोग अक्सर वेकेशन के लिए या सेकंड हाउस के तौर पर यूज़ करते हैं। यहाँ पर वो 4-5 दिन स्टे करने वाले थे। रास्ते में दोनों को रेडियो से पता चलता है कि आज रात एक बड़ी खगोलीय घटना होने वाली है। आज मून अर्थ के सबसे करीब होगा, इसलिए वो काफ़ी बड़ा दिखाई देगा और इसे सुपर मून कहा जाता है। पिछली बार इतना क्लोज सुपर मून 1964 में देखा गया था, यानी स्टार्टिंग में मनोहर के साथ जो अजीबोगरीब घटना हुई थी उसी रात भी सुपर मून था और ये लोग भी उसी चौराहे से गुजर रहे होते हैं जहाँ वो आदमी गाड़ी में स्टैचू लेकर जा रहा था। लेकिन अब हम देख पाते हैं कि स्टैचू को अब इसी चौराहे पर लगा दिया गया था। अरण्या को यह बात अजीब लगती है क्योंकि इस तरह की स्टैचू चर्च के पास लगाई जाती है, तो फिर से चौराहे पर क्यों लगाया गया। तभी वसंत के हाथ से लाइटर छूटकर नीचे गिर जाता है और उसे ऐसा लगता है कि यह सब पहले भी हो चुका है, यानी वो चौराहा, उसके हाथ से कुछ गिरना, उसे लगता है यह सब पहले भी हो चुका है। यहाँ तक कि उसे ध्यान आता है कि इस वक्त उनके साथ एक दूसरी कार भी थी, लेकिन एक्चुअल में वहाँ कोई दूसरी कार नहीं थी। अरण्या कहती है कि तुम्हें जो फील हुआ है उसे डेजा वू कहते हैं और ये बहुत कॉमन है, कई लोगों को ऐसा फील होता है। फिर कुछ टाइम बाद दोनों अपने बीच वाले हाउस पर पहुंचते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि ये पूरा एरिया खाली है। इन दोनों के अलावा अभी किसी ने भी कोई घर नहीं खरीदा है। फिर मैनेजर उन्हें कुछ ज़रूरी बातें बताता है कि सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर एक गार्ड पहले से ही है और कल तक एक दूसरा गार्ड भी उसे ज्वाइन कर लेगा और पावर कट की भी यहाँ कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी ऐसा होता है तो बैकअप के लिए जनरेटर लगा है। तभी अरण्या उसे रोककर कहती है कि आपसे एक बात पूछनी थी। मैंने देखा है कि यहाँ आसपास कोई चर्च नहीं है, तो फिर उस एंजल के स्टैच्यू को चौराहे पर क्यों लगाया गया है। मैनेजर कहता है कि इसके पीछे एक पुरानी कहानी है। असल में स्टैच्यू को एक मछुआरे के गांव तक ले जाना था, लेकिन रास्ते में बार बार गाड़ी इसी जगह पर टूट जाती थी। स्टैच्यू उस एरिया से आगे जा ही नहीं पाया, जिससे कुछ लोकल्स के मन में बिलीव बन गया कि देवी शक्तियाँ शायद यही चाहती हैं और मूर्ति को फिर उसी जगह पर प्लेस कर दिया गया। ये बताकर मैनेजर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वसंत और अनन्या दोनों अपने घर में रिलैक्स करते हैं। शहर की रश भरी लाइफ और शोर शराबे से दूर इतनी शांति के बीच दोनों को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर कुछ ज़रूरत का सामान लेने दोनों मार्केट जाते हैं। जिस स्टोर में दोनों जाते हैं उसी स्टोर में वही क्लब वाला लड़का भी अपने दोस्त के साथ मौजूद होता है। उन लोगों को वहाँ देखकर वो लोग वसंत और अरण्या से उस रात के लिए माफ़ी मांगते हैं, जिस पर वसंत उन्हें इट्स ओके ब्रो कहकर बात ख़त्म कर देता है। उन्हें भी लगता है कि बात ख़त्म हो गई, लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। बाहर आकर वसंत पूछता है कि ब्रो ये बाइक तुम्हारी है ना। वो कहता है यस ब्रो मेरी है। इसके तुरंत बाद वसंत उनके सामने ही उनकी बाइक की हेडलाइट वगैरह तोड़ देता है और जाते जाते उनसे कहता है कि तुमने मेरी कार डैमेज की थी, मैंने तुम्हारी बाइक कर दी। तुमने मुझसे सॉरी बोला, मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ, हिसाब बराबर। ये बोलकर वसंत अरण्या के साथ निकल जाता है। लेकिन रास्ते में अरण्या वसंत को इसके लिए काफ़ी कुछ सुनाती है कि तुम खुद को समझते क्या हो राउडी। ये सब करने से पहले ये भी नहीं सोचते कि तुम बैचलर नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी वाइफ भी है। लेकिन फिर दूसरी पल वो कहती है कि एक तरह से तुमने ठीक भी किया, उन्होंने हमारी कार डैमेज की थी, उन्हें सबक सिखाना भी ज़रूरी था, लेकिन अगली बार से ऐसा कुछ मत करना। फिर जब दोनों घर पहुंचते हैं तो एकमात्र सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ से गायब था और गेट वसंत को ही खोलना पड़ता है। अब यहीं से अजीब चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। रूम के बाहर उन्हें एक पार्सल गिफ्ट मिलता है। खैर वो उसे लेकर अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वसंत को लगता है कि अरण्या ने ऑर्डर किया होगा और अरण्या को लगता है कि इसे वसंत ने ऑर्डर किया होगा। लेकिन फिर दोनों को पता चलता है कि दोनों में से इसे किसी ने भी ऑर्डर नहीं किया था। असल में पार्सल वसंत के लिए था, लेकिन इस पर सेंडर का नाम नहीं लिखा था। उस पार्सल के अंदर एक पेंटिंग थी जो कि काफ़ी महंगी लग रही थी। अब वसंत उसे किसी दोस्त का गिफ्ट समझकर वॉल पर लगा देता है, लेकिन अरण्या को यह बात अजीब लगती है
कि इस पर सेंडर का नाम क्यों नहीं लिखा था, आखिर ये किसने भेजा है। वसंत कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, शायद कोई सरप्राइज देना चाहता हो। लेकिन अरण्या इस बात पर अड़ जाती है कि पता करके बताओ कि ये गिफ्ट तुम्हें किसने भेजा। जिस पर वसंत पेंटिंग की फ़ोटो खींचकर अपने चैट ग्रुप में डाल देता है ताकि जिस किसी ने भी इसे भेजा हो वो उसे बता दे। फिर थोड़ी देर बाद वसंत का फ्रेंड सुरेश वहाँ पर आता है। जब वसंत उससे पूछता है कि भाई इतनी रात को तू यहाँ क्या कर रहा है, तो सुरेश बहुत अजीब सा जवाब देता है कि भाई तूने तो मुझे कॉल करके बुलाया था। वसंत कहता है कि भाई मैंने कोई कॉल नहीं की। सुरेश कहता है भाई क्या बात कर रहा है, रुक मैं तुझे कॉल रिकॉर्ड दिखाता हूँ। लेकिन फिर सुरेश को रियलाइज़ होता है कि फ़ोन तो वो कार में ही भूला है। वसंत कहता है कि मैंने कोई कॉल वॉल नहीं की, मैंने तो बस ग्रुप में मैसेज डाला था बस इस पेंटिंग के बारे में पूछने के लिए कि इसे किसने भेजा है। जिस पर सुरेश कहता है कि उसे इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता। तभी व्यूअर्स को ऐसा दिखाया जाता है जैसे विंडो से कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन वो कौन था ये हमें दिखाया नहीं जाता। फिर जाते जाते सुरेश नोटिस करता है कि वॉल क्लॉक का टाइम डिफरेंट था। वो उसे फिक्स करने के लिए बोलकर चला जाता है। फिर बाहर हम सुरेश को देखते हैं जो कॉल रिकॉर्ड चेक करते हुए ये कहता है कि वसंत ने आखिर उसे झूठ क्यों बोला जबकि उसी ने कॉल करके बुलाया था। खैर इसका रीज़न हमें आगे पता चलेगा। अंदर वसंत किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। अचानक से सिग्नल खराब होने के कारण वो टेरेस पर आ जाता है। तभी नीचे पेट के पास कुछ हलचल होती है, लेकिन वसंत को वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो इग्नोर कर देता है। फिर बात करके जब वो वापस आता है तो दोनों को वही डिस्टर्बिंग साउंड सुनाई देती है, जिसके साथ घर की लाइटें और आसपास की जितनी भी स्ट्रीट लाइट थी वो सब फ्लिकर करने लगती हैं। और फिर अचानक से ही पावर कट हो जाता है, जिस पर वसंत मैनेजर को कॉल करके इस बारे में बताता है। मैनेजर कहता है कि आप गार्ड को कॉल कर दीजिए, वो जनरेटर ऑन कर देगा। वसंत कहता है कि गार्ड तो शाम से गायब है। मैनेजर इस बात के लिए माफ़ी मांगता है कि उसका कोई पर्सनल इशू होगा सर। आगे वो कहता है कि सर ये काम अब आपको खुद ही करना होगा। जिसके बाद वसंत खुद ही जनरेटर ऑन करने जाता है और अरण्या भी उसके साथ जाती है। बाहर आकर दोनों सुपर मून को देखते हैं। अरण्या कहती है कि ये बहुत सुंदर लग रहा है। इसके बाद दोनों जाकर जनरेटर ऑन करते हैं और लाइट की प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है। लेकिन तभी एक ट्यूब फ्लिकर करने लगती है और वसंत को फिर से डेजा वू होता है जैसे ये पहले हो चुका है, और उसे कुछ डिस्टर्बिंग से विजन्स भी आते हैं जिससे वो परेशान हो जाता है। तो अरण्या आकर उसे संभालती है। तभी इतने में कोई उसे दिखाई देता है जो एकदम से वहाँ से भाग जाता है। अरण्या तुरंत वसंत को बताती है कि अभी वहाँ पर कोई था, वो हमें देख रहा था। फिर जब दोनों साथ में देखने जाते हैं तो उन्हें कोई भी नहीं मिलता, लेकिन ज़मीन पर एक बाल्टी गिरी पड़ी थी। अरण्या कहती है देखा मैंने कहा था ना यहाँ कोई था। लेकिन वसंत कहता है कि शायद ये हवा से गिरा होगा और तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। लेकिन अरण्या फिर भी अपनी बात पर कायम थी कि उसने सच में किसी को देखा था। खैर फिर दोनों वापस घर के अंदर चले जाते हैं। तभी स्ट्रीट लाइट अचानक से फ्लिकर करने लगती है और एक एरिया में वहाँ डार्क पैच जैसा कुछ बन जाता है जैसा स्टार्टिंग में हमने देखा था। इधर अरण्या मोमबत्तियों को बुझा रही होती है। तभी खिड़की से वो क्या देखती है कि सामने वाले घर में लाइट ऑन थी। वो वसंत को इस बारे में बताती है कि देखो सामने वाली घर की लाइट ऑन हो गई है। दोनों को ये अजीब लगता है क्योंकि इन्हें बताया गया था कि इनके अलावा यहाँ दूसरा कोई नहीं है। इतने में सिक्योरिटी गार्ड का कॉल आता है। वो उन्हें बताता है कि वो हॉस्पिटल में है, उसके पोते की तबीयत खराब है। वसंत कहता है कि अच्छा एक बात बताओ, ये हमारे सामने वाला घर किसी ने खरीदा है क्या? गार्ड कहता है नहीं सर, उस घर को अभी तक किसी ने ऑन नहीं किया है। तभी अचानक से वही डिस्टर्बिंग साउंड सुनाई देता है और फिर कुछ टाइम बाद वो बंद हो जाता है। वसंत नोटिस करता है कि आवाज़ उस डार्क एरिया के पास से आ रही है और उसे देखने चला जाता है और चलते चलते उसी घर के सामने आ जाता है जहाँ लाइट जल रही थी। लेकिन अब लाइट बंद हो चुकी थी, इसलिए कोई अंदर है भी या नहीं वसंत ये नहीं देख पाता। लेकिन तभी वहाँ ज़मीन पर उसे एक जली हुई शिकार पड़ी मिलती है, जिससे वसंत को पक्का यकीन हो जाता है कि यहाँ इनके अलावा कोई और भी है। फिर वापस आकर वो सोचने लगता है कि आखिर ये कौन हो सकता है। तभी वसंत को उसी लड़के का ध्यान आता है। बिलिंग करवाते वक्त जब वसंत ने यहाँ का एड्रेस लिखवाया था तो पास में वो लड़का भी खड़ा था। उसे लगता है कि पक्का उसने वो सब सुन लिया होगा और यहाँ पर आ गया है। तभी अरण्या उसे बताती है कि देखो सामने वाली घर की लाइट ऑन हो गई है, जबकि हमें बताया गया था कि यहाँ सिर्फ हम लोग ही हैं। इसके बाद दोनों साथ में देखने बाहर जाते हैं और इस बार लाइट अभी भी ऑन थी। तो वो लोग खिड़की से देखते हैं और अंदर का नज़ारा देखकर वो दंग रह जाते हैं, क्योंकि उस घर के फर्नीचर्स, कर्टेन्स वगैरह बिल्कुल उनके घर जैसे थे। यहाँ तक कि दीवार पर सेम पेंटिंग भी लगी हुई थी। एक तरह से वो घर उनके घर की कॉपी ही लग रहा था। अरण्या ये सब देखकर घबरा जाती है। फिर हिम्मत करके दोनों एक दूसरी विंडो से झांक कर देखते हैं और इस बार वो जो देखते हैं उससे उनकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि अंदर उन्हीं के जैसे दिखने वाले कपल्स भी मौजूद थे, उन्हीं की कॉपी।
और सामने टेबल पर ग्लास नाच रहा था। तभी कॉपी वाला वसंत उनकी तरफ देखता है और दोनों डरकर वहां से भाग जाते हैं, जिस दौरान एक गमला उनसे टकराकर गिर जाता है। दोनों इतने डरे हुए थे कि पीछे पलट कर तक नहीं देखते और सीधे घर के अंदर चले जाते हैं। अरण्या तो पैनिक कर जाती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, लेकिन वसंत कहता है कि मुझे पता है कि ये कौन कर रहा है। यहाँ कोई तीसरा मौजूद है जो हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है, ये सब करके हमें डराना चाहता है। और अरण्या को वो सिगार दिखाता है कि ये उसी की है, लेकिन सिगार देखकर तो अरण्या और भी परेशान हो जाती है और वसंत का सिगार वाला बॉक्स लेकर आती है। वो कहती है कि ये इसी ब्रांड का सिगार है और ये तो इंडिया में मिलता भी नहीं, मैंने ये बहामा से तुम्हारे लिए मंगवाया था। अब ये सुनकर तो वसंत का दिमाग भी घूम जाता है। इसी दौरान अनजाने में अनन्या टेबल से टकरा जाती है, जिससे इस टेबल पर रखा ग्लास भी नाचने लगता है और उसे फिर से डेजा वू होता है कि ये तो पहले हो चुका है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तो वो कॉपी वाले घर में ये देख कर आया था। यानी जो वहाँ हुआ था वो यहाँ पर रिपीट हो रहा था। वो अनन्या से कहता है कि देखो यहाँ भी वही हो रहा है जो उस कॉपी वाले घर में हुआ था। फिर वो खिड़की की तरफ देखने जाता है कि हमें भी उनकी तरह कोई बाहर से देख रहा है या नहीं, लेकिन बाहर उसे कोई नहीं मिलता। लेकिन तभी उसकी नज़र उस गिरे हुए गमले पर पड़ती है। उसे ध्यान आता है कि भागते वक्त उनसे भी एक गमला गिर गया था। अब ये देखकर दोनों इतना डर जाते हैं कि वो आओ देखते ना ताओ तुरंत कार में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन काफ़ी देर तक ड्राइव करने के बाद भी वो गेट तक नहीं पहुंचते और घूम फिर कर वो बार बार एक ही जगह पर आ जा रहे थे। वो लोग फिर से ट्राई करते हैं। इसी दौरान एक दूसरी कार उनके सामने दिखाई देती है, लेकिन वो अचानक से गायब हो जाती है और घूम फिर कर दोनों एक ही जगह पर आकर रुक जाते हैं और उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो लोग अब यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। वो पूरी तरह फंस चुके हैं और परेशान होकर वो वापस घर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन अंदर आकर इन्हें पता चलता है कि कोई इनकी गैर मौजूदगी में यहाँ आया था और उसने यहाँ तोड़फोड़ भी की थी। उसी वक्त अरण्या तुरंत पुलिस को कॉल करके हेल्प मांगती है और ये वही सीन था जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। दूसरी तरफ वसंत भी सुरेश को कॉल कर देता है और उससे कहता है कि जब से तुम यहाँ से लौटे हो हमारे साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। लेकिन सुरेश कहता है कि लौटा हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हारे यहाँ गया ही नहीं। वसंत कहता है कि देखो ब्रो, मजाक मत करो, हम लोग वैसे ही परेशान हैं। सुरेश कहता है लेकिन मैं कोई मजाक नहीं कर रहा भाई, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं वहाँ आ जाता हूँ। कि तभी अचानक से दोनों फ़ोन के सिग्नल चले जाते हैं। वसंत अरण्या को बताता है कि अभी मेरी सुरेश से बात हुई, वो बहुत अजीब सी बातें कर रहा था कि वो यहाँ आया ही नहीं, और जब वो यहाँ आया था तब भी अजीब सी बातें कर रहा था कि मैंने उसे बुलाया है, जबकि तब मैंने उसे नहीं बुलाया था। तभी इतने में एक कर्टेन में आग लग जाती है। वसंत भागकर उसे बुझाने जाता है। वो कहता है कि आग कैंडल से लगी थी। अरण्या कहती है लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि मैंने सारे कैंडल्स बुझा दिए थे, यानी जो भी हमारे घर में घुसा था उसी ने कैंडल्स फिर से जलाए होंगे। तभी दोनों खिड़की से देखते हैं कि सामने वाले घर में भी एक कर्टेन जल रहा था। ये देखकर वसंत तुरंत अपनी घर की लाइट ऑफ करके फिर ऑन कर देता है और अरण्या से कहता है कि अगर मैं सही हूँ तो वहाँ भी सेम चीज़ रिपीट होगी। वो दोनों उस घर पर नजर रखते हैं और मिनटों बाद ही वही होता है, घर की लाइट ऑफ होकर फिर से ऑन हो जाती है, जिससे वसंत को कंफर्म हो जाता है कि सामने वाले घर में टाइम इनसे पीछे चल रहा है और इनके एक्शन का रिएक्शन वहाँ भी दिखाई देगा। जिसके बाद वसंत एक लेटर के जरिए उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिसमें वो लिखता है कि हमें नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन हम लोग फ्रेंडली हैं। फिर दोनों साथ में बाहर जाते हैं और वसंत लेटर को डोर के नीचे से पास करके तुरंत अरण्या के साथ उल्टे पांव भाग जाता है। लेकिन जैसे वो अंदर जाता है तो लेटर उन्हीं के घर में मिलता है। वसंत कहता है कि इसका मतलब ये है कि कोई दूसरा घर है ही नहीं, वो बस हमारा मिरर इमेज है। लेकिन अरण्या को कुछ समझ नहीं आता, तो वसंत खुद ही एक रिप्लाई नोट लिखता है कि गॉट यू, वी टू डिडंट मीन टू हर्ट यू। और ये कहता है कि इस बार लेटर लेकर मैं अकेला जाऊँगा और तुम यहीं रुक कर देखना कि मेरा डाला हुआ लेटर दोबारा इस घर में आता है या नहीं। लेकिन इससे पहले ही एक दूसरा लेटर को उनके घर में डाल जाता है और ये वही रिप्लाई नोट था, लेकिन वी टू डिडंट मीन टू हर्ट यू में से डिडंट को काटा हुआ था, जिससे वसंत और भी परेशान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे बहुत ख़राब फीलिंग आ रही है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी एक दूसरा वसंत घर के अंदर आता है और इस वाले वसंत पर अटैक कर देता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है और वो उसे मारिए डालता कि इतने में अरण्या आकर उसे बैट से मारती है, लेकिन वो अरण्या को कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। इन सब के बाद ये लोग और परेशान हो जाते हैं कि ये हमसे चाहते क्या हैं, हम पर अटैक क्यों किया। जिसके बाद वसंत सीधा हाथ में बैट लेकर उनसे बात करने जाता है और अरण्या को अपने पीछे रहने के लिए कहता है। लेकिन खिड़की से वसंत क्या देखता है कि दूसरे वसंत ने अपनी अरण्या को ही मार दिया था
और वो उससे सॉरी सॉरी बोल रहा था। वसंत घड़ी देखता है तो इस वक्त 1:30 बज रहे थे। वो अरण्या को इस बारे में कुछ नहीं बताता और उसे लेकर तुरंत वापस घर के अंदर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि इस वक्त घड़ी में 1 बज रहे थे, यानी वो हादसा आधे घंटे में ही होने वाला है। जिससे वसंत बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर वो अरण्या पर किस वजह से अटैक कर सकता है। फिर उसे लगता है शायद नशे की हालत में, इसलिए वो दारू की सारी बोतलें सिंक में खाली करने लगता है। अरण्या पूछती है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी हरकतों से मुझे और डर लग रहा है। वसंत कहता है कि मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कहता है मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है, 1:30 बजे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी उन्हें घर के बाहर से कार के चलने की आवाज़ आती है। वो देखते हैं कि वो उन्हीं की कार की कॉपी थी, जिन्हें उन्हीं की कॉपी चला रही थी। लेकिन कार उस ब्लैक पैच वाले एरिया की तरफ जाते ही उसके अंदर समा जाती है। अभी तक तो हम व्यूअर्स को समझ आ गया था कि यहाँ पर टाइम लूप और पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेकिन यहाँ पर रिवील होता है कि ये सब इस ब्लैक पैच की वजह से हो रहा है, जिससे मल्टीपल टाइमलाइन जुड़ी हुई हैं। इसलिए जब भी दोनों उसे क्रॉस करके वापस आते थे तो वो एक दूसरी टाइमलाइन होती थी। यानी स्टार्टिंग में जो सुरेश आया था वो दूसरी टाइमलाइन से था, उस टाइमलाइन से जहाँ वसंत ने उसे कॉल किया था। इसलिए करंट वाले वसंत को याद नहीं था कि उसने उस सुरेश को कॉल कब किया था। इधर अरण्या कहती है कि अगर 1:30 बजे कुछ बुरा होने वाला है तो हम चांस ही क्यों दें, उससे पहले हम उस डार्क पैच से दूसरे टाइमलाइन में चले जाते हैं। शायद हम डायरेक्ट 2 बजे के टाइमलाइन में पहुंच जाएं और वो हादसा स्किप हो जाए। ये एक लूप होल हो सकता है इस हादसे से बचने का, और फिर वो ऐसा ही करते हैं। लेकिन इस बार वो टाइम में आगे नहीं बल्कि और भी पीछे आ जाते हैं। जहाँ वसंत फ़ोन पर बात करते हुए टेरिस पर चला गया था, और अब यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला था जो वसंत नहीं चाहता था कि अरण्या को पता चले। इसलिए वो अरण्या को वहाँ से खींच कर ले जाने लगता है। लेकिन अरण्या वहीं रुकते हुए पेड़ को पकड़ लेती है, जिससे पेड़ के पत्ते हिलने लगते हैं। तो असल में उस वक्त पेड़ के जो पत्ते हिले थे वो दूसरी टाइमलाइन वाली अरण्या ने ही हिलाए थे। खैर, यहाँ पर जो रिवील होता है उससे अरण्या के होश ही उड़ जाते हैं कि वसंत जिससे बात कर रहा था वो कोई और नहीं, उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रभा ही थी, और वो गिफ्ट भी उसी ने भेजा था। जिससे अरण्या समझ जाती है कि क्यों क्लब में छोटी सी बात के लिए वसंत ने उस लड़के को पीट दिया था। उसे लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है और वसंत उसे चीट कर रहा है। जिस पर वसंत सफाई देते हुए कहता है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो सब प्रभा की तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं। उस रात क्लब में जब मैं अकेला था तो वो मेरे पास आई थी, लेकिन मैंने उसे दूर कर दिया था। लेकिन अब अरण्या उसकी बात पर यकीन नहीं करती, क्योंकि उसने पहले भी झूठ बोला था, इसलिए ये बात भी उसे झूठी लगती है। वो नाराज होकर उसे दूर जाने लगती है और अनजाने में वो डार्क पैच की तरफ ही जा रही थी। इससे पहले कि वसंत उस तक पहुंचता, वो अकेली उसे क्रॉस करके दूसरी टाइमलाइन में चली जाती है और वसंत अपनी अरण्या को खो देता है। और अपनी अरण्या को ढूंढने के लिए वो डिफरेंट टाइमलाइन में ट्रेवल करता है, लेकिन कहीं भी सिंगल अरण्या उसे नहीं मिलती। उसके साथ एक दूसरा वसंत भी होता है। तो तीसरा बंदा जो स्टार्टिंग में छुप कर उन्हें देख रहा था वो वसंत ही था, जो अपनी अरण्या को ढूंढ रहा था। और फ्रस्ट्रेशन में आकर घर में तोड़फोड़ भी उसी ने की थी। फिर थक हार कर वो घर से बाहर आ जाता है और आखिर में वो बिल्कुल टूट जाता है। तभी बादल मून को ढक देते हैं और इसी के साथ वो पोर्टल भी बंद हो जाता है। यानी इस पोर्टल का कनेक्शन सुपर मून से है। अब क्योंकि पोर्टल बंद हो चुका था, इसलिए वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिन्हें पहले अरण्या ने ही कॉल किया था। लेकिन वसंत को समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है और पुलिस यहाँ पर कैसे आ गई। ऑफिसर उससे अरण्या के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वो मेरी वाइफ है, लेकिन वो मिसिंग है। ऑफिसर पूछता है कि वो कब से मिसिंग है। वसंत कहता है कि 1:30 बजे के बाद से ही। लेकिन ऑफिसर कहता है कि ये कैसे हो सकता है, अभी तो 12 भी नहीं बजे, क्योंकि ये दूसरी टाइमलाइन थी। वसंत कहता है कि इस जगह में कुछ अजीब है, समथिंग पैरानॉर्मल, यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। ऑफिसर को उसकी बातें अजीब लगती हैं। ऊपर से उसके चेहरे पर चोट के निशान होना, मुंह से दारू की स्मेल आना, घर के अंदर तोड़फोड़ का होना, इन सब से पुलिस को यही लगता है कि वसंत ने ही कुछ गड़बड़ किया है और वो उसे ही कल्प्रिट समझकर अरेस्ट करके ले जाते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ ये तुम्हें पता ही है। वसंत पुलिस वालों पर अटैक करके वहाँ से भाग जाता है और अरण्या को ढूंढने जाता है। और इस बार जब उस चौराहे से गुजरता है तो फ़ोन स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। फ़ोन उठाते वक्त उसे याद आता है कि इसी डेजा वू को उसने पहले एक्सपीरियंस किया था और इस बार वहाँ एक्चुअल में दूसरी कार भी थी। वसंत उस कार का पीछा करता है और इस तरह वो मनोहर की हवेली तक पहुँचता है, जहाँ पर उसे बूढ़ा मनोहर मिलता है। वसंत कहता है कि मैं अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ और नियति मुझे आपके पास लेकर आई है, शायद आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मनोहर उसकी पूरी बात सुनने के बाद
सारा माजरा समझ जाता है। और अब जाकर रिवील होता है कि उस रात मनोहर ब्लैक पैच को क्रॉस करके आगे की टाइमलाइन में चला गया था, जहां उस टाइम का मनोहर गणेश और ललिता को ऑलरेडी शूट कर चुका था। और जब ये मनोहर गणेश से पूछता है कि तुम्हें किसने मारा, तो गणेश कहता है कि तुमने मारा। और यही सुनकर वो चौंक गया था। उसी वक्त उसने दूसरे मनोहर को भी भागते हुए देखा था और उसकी शक्ल देखकर वो भी हैरान हो जाता है। मनोहर ने उस ब्लैक पैच के बारे में काफ़ी रिसर्च कर रखी थी और अब जाकर हमें इसका राज पता चलता है कि सालों पहले इस जगह पर ब्रिटिशर्स की कोई सीक्रेट रिसर्च सेंटर थी, जिसे फैक्ट्री की यार्ड में छुपाकर वो यहाँ पर कोई रिसर्च करते थे। फिर एक दिन अचानक फैक्ट्री में कोई हादसा हो गया था, जिससे वो फैक्ट्री ख़त्म हो गई। और ये उसी का आफ्टर इफेक्ट है जो तुम्हारे और मेरे साथ हुआ है। फिर वो वसंत को वही टाइमलाइन और पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी समझाता है, जो हम पहले से जानते हैं कि हर मल्टीवर्स में हमारी एक कॉपी होती है। तो किसी में आप सिंगल ही रहेंगे, तो किसी में आपकी शादी हो जाएगी, किसी में एक्सीडेंट में आपकी मौत हो जाएगी, तो किसी में एक्सीडेंट में आप बच जाओगे, या एक्सीडेंट ही नहीं होगा। यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। हो सकता है किसी रियलिटी में तुम्हारी पत्नी तुम्हें ढूंढते हुए मेरे पास आई हो, और ये सब मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँगा। सो देर आर डिफरेंट रियलिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़। लेकिन हम जिस टाइमलाइन में रहते हैं, हमें बस उसी रियलिटी के बारे में पता रहता है। वसंत कहता है कि आप मुझे ये बताइए कि मुझे अपनी अरण्या कैसे मिलेगी। मनोहर कहता है कि जब ये मेरे साथ हुआ था तब सुपर मून की रात थी, और आज भी, यानी उस पोर्टल का कनेक्शन सुपर मून से ही है, और शायद इसी से पोर्टल एक्टिव होता है। ये सुपर मून अब बस 45 मिनट तक ही रहने वाला है। उससे पहले ही तुम्हें उस टाइमलाइन का पता लगाना होगा जहाँ पर अकेली वाली अरण्या है। वसंत कहता है लेकिन इतने कम समय में मैं कैसे पता लगाऊंगा? अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो? जिस पर मनोहर कहता है तो तुम्हें रैंडम टाइमलाइन में जाकर दूसरे वसंत को मारना होगा, क्योंकि एक टाइमलाइन में एक ही मनोहर और एक ही वसंत रह सकता है, यानी दूसरे मनोहर को इसने मार दिया होगा। इसके बाद वसंत सीधा उसी जगह पर जाता है, लेकिन बादलों ने अभी भी मून को ढका हुआ था, जिसकी वजह से पोर्टल अभी भी बंद था। इसलिए ऑफिसर आकर वसंत को फिर से पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। तभी इतने में बादल हट जाते हैं, जिससे पोर्टल फिर से एक्टिव हो जाता है। ये देखकर वसंत ऑफिसर का हाथ छुड़ाकर उस तरफ भाग जाता है। ऑफिसर से शूट भी करता है, लेकिन गोली उसे नहीं लगती और अब वो दूसरी टाइमलाइन में आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि सोफे पर अरण्या अकेली बैठी थी, लेकिन आसपास कोई दूसरा वसंत नहीं था। वो खुश होकर अंदर जाता है, लेकिन तभी दूसरा वसंत उसके सामने आ जाता है, जो उसे खिड़की से दिखाई नहीं दिया था। वसंत के दिमाग में एक ही बात आती है कि इस दूसरे वसंत को ही मार देता हूँ, और वो तुरंत उस पर अटैक कर देता है। तभी अरण्या अपने वाले वसंत को बचाने के लिए बैट लेकर आती है, लेकिन ओरिजिनल वसंत तो पहले से ही जानता था कि वो उसे बैट से मारेगी, इसलिए वो टाइम रहते ही उस बैट को पकड़ लेता है। लेकिन इतने में दूसरा वसंत फाइट बैक कर देता है और दोनों से भगा देते हैं। फिर वो किसी और टाइमलाइन में जाकर दूसरे वसंत को मारने जाता है, लेकिन यहाँ पर वो अलग ही सीन दिखता है। अरण्या रिवील करती है कि वो प्रेग्नेंट है और वसंत को रिपोर्ट्स दिखाती है, इसलिए ये ओरिजिनल वाला वसंत अब उन पर अटैक नहीं करता, क्योंकि उससे बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता था। वसंत फाइनली हार मान लेता है। वो एक्सेप्ट कर लेता है कि अरण्या को उसने हमेशा के लिए खो दिया, और वो चुपचाप बाहर आ जाता है। तभी इतने में सुपर मून का टाइम खत्म हो जाता है, जिसके साथ पोर्टल भी बंद हो जाता है। तभी सामने से फिर से पुलिस की जीप आती है, लेकिन इस बार पुलिस अरण्या को नहीं, वसंत को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि अरण्या ने उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवा रखी थी। तभी दूसरी कार में अरण्या भी वहां पर आती है, और फाइनली वसंत को अपनी ओरिजिनल अरण्या मिल जाती है। जाते जाते ऑफिसर कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे हम पहले मिल चुके हैं। वसंत कहता है कि हाईली पॉसिबल। ऑफिसर कहता है कि ये कैसा आंसर है, और इसे मजाक समझकर चला जाता है। और अब मैं आपको वो बात बताता हूँ जो ज़्यादातर लोगों ने मिस कर दिया होगा। तो जिस वक्त अरण्या ने कहा था कि देखो सामने वाले घर में लाइट ऑन हो गई है, जबकि हमें तो बताया गया था कि यहाँ सिर्फ हम लोग ही हैं। उसके बाद वसंत अकेले ही देखने गया था और अकेले उस डार्क पैच को क्रॉस किया था, जिससे वो कुछ मिनटों पहले वाली टाइमलाइन में आ गया था जब लाइट बंद ही थी। फिर वो वापस जाता है तो वहाँ दूसरी टाइमलाइन वाली अरण्या थी, और फिर उसने कहा था कि देखो सामने वाली घर की लाइट ऑन हो गई है। उसने पहली बार बोला था, लेकिन हम व्यूवर्स को और वसंत को लगा कि उसने दूसरी बार बोला है और लाइट दोबारा ऑन हुई होगी, और वो उस दूसरी अरण्या के साथ उस पैच को क्रॉस करके दूसरी रियलिटी में चला जाता है, और उसी के साथ वो कई सारी रियलिटी क्रॉस कर देता है। फिर वही अरण्या नाराज होकर दूसरी रियलिटी में चली जाती है, और उस अरण्या को ही वो अपनी वाली समझ रहा था, जबकि वो नहीं थी।
और उसे पाने के चक्कर में वो कई टाइमलाइन क्रॉस कर देता है और वो सब करता है, जबकि इसकी अरण्या उसको यहाँ ढूंढ रही थी। ये सब उसे तब समझ आता है जब अरण्या उसको बताती है कि जब पावर कट हुआ था तो वसंत अकेले ही जनरेटर ऑन करने गया था। अरण्या घर के अंदर ही थी और उसके बाद से ही वसंत वापस नहीं आया था और अरण्या उसको ढूंढ रही थी। वसंत सोच में पड़ जाता है, लेकिन ये कैसे हुआ, क्योंकि अरण्या भी उसके साथ ही गई थी। तब उसे मनोहर की बात याद आती है कि उसने कहा था कि हम जिस टाइमलाइन में रहेंगे वही हमारी रियलिटी बन जाएगी। तो टाइम ने सब कुछ फिक्स कर दिया था और इस रियलिटी में वसंत की यही रियलिटी बन चुकी थी कि वो अकेला जनरेटर ऑन करने गया था और उसके बाद से वो गायब हो गया था। जब वो लौट कर नहीं आया तो अरण्या ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर दी और फिर खुद उसे ढूंढने भी चली गई थी। लेकिन वो मल्टीवर्स में नहीं घुसी, क्योंकि उस वक्त शायद मून पर बादल आ गए होंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटीज तो कई हैं, बादल छाने की टाइमिंग कोई भी हो सकती है। फिर उधर से वसंत मल्टीवर्स की सैर करके लौट आया और दोनों फाइनली मिल गए। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सबको ठीक से समझ गए होंगे। लेकिन फिल्म के एंड में एक गैस स्टेशन वाला सीन भी है जिसने सबको कंफ्यूज कर रखा है, जहाँ रास्ते में रुक कर वसंत वॉशरूम जाता है, लेकिन तभी एक दूसरा वसंत भी वॉशरूम में एंटर करता है। अब क्योंकि रियलिटी ये बन चुकी थी कि वसंत अकेले जनरेटर ऑन करने बाहर गया था, इसलिए वसंत ने जब पहली बार टाइमलाइन को क्रॉस किया था तो वहाँ अकेली अरण्या ही थी और उसका वाला वसंत बाहर जनरेटर ऑन करने गया था और ओरिजिनल वसंत ने इसी को अपनी अरण्या समझ लिया था और बाद में वो भी दूसरी टाइमलाइन में खो गई थी। तो ये वाला जो वसंत आया है ना, ये उसका वसंत है जो उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। अब इन दोनों के बीच क्या होता है ये हमें दिखाया नहीं जाता, लेकिन वापस एक ही वसंत लौटता है, यानी एक ने दूसरे को मार दिया होगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।